साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम चल रहे हैं 11वीं क्लास के प्रथम अध्याय को प्रारंभ करने। कल मैंने इस अध्याय का परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर दिया था कि इस अध्याय में मैं आपको किस प्रकार के विषयों के बारे में सूचित करूंगा या ज्ञान दूंगा। आज मैं चल रहा हूं इस चैप्टर के प्रथम विषय को उठाने और उसके ऊपर आपके साथ विस्तार से चर्चा करने। आज का आपका प्रथम विषय है हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। इसमें हम दो बिंदुओं को आज समझेंगे विस्तार पूर्वक। पहला बिंदु होगा आपका संविधान तालमेल बढ़ाता है और आपका दूसरा बिंदु होगा निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टताएं। ये दो बिंदु मैं आज आपको विस्तार से समझाऊंगा कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। ये दो बिंदु संविधान की आवश्यकताओं को आपको समझाएंगे कि एक राष्ट्र के संचालन में एक देश का एक संविधान किस प्रकार की भूमिका निभाता है। संविधान किस प्रकार की भूमिका निभाता है उस देश के संचालन में, उस देश के संचालन में। समझ में आई बात? तो चलिए प्रारंभ करते हैं शब्दों के माध्यम से, पूर्ण रूप से अपनी एनसीईआरटी की किताब के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि एक देश को संविधान की क्या आवश्यकता होती है। तो आइए, संविधान क्या है, इसके कार्य क्या है, समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं जितना आप सोचते हैं। ये जो प्रश्न पूछेगा अभी, आप जितना कठिन सोचते हैं ना, उतना कठिन है नहीं इनका उत्तर। अगर आप अपने रोजमर्रा के दैनिक जीवन को देखें ना, तो आपको इनके उत्तर आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप अपने आसपास को बहुत ही ध्यान से देखें और समझें तो आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर बखूबी मिल जाएंगे कि क्या है इन प्रश्नों का उत्तर, क्या है इन प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए, तो सबसे पहला संविधान का सबसे पहला कार्य क्या है। संविधान का सबसे पहला कार्य है संविधान तालमेल बढ़ाता है। और ये तालमेल कैसे बढ़ाता है, ये समझना हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत जरूरी है। बहुत लोग कहेंगे कि संविधान कैसे तालमेल बढ़ाता है। संविधान आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाकर तालमेल बढ़ाता है। वो कहता है, आपको ये एश्योरिटी देता है कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्व्यवहार होगा तो आप मेरे माध्यम से न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं। वो सबको एक समान अधिकार मुहैया कराता है। तो इस प्रकार से संविधान आप सबके बीच में तालमेल बढ़ाता है। अभी मैं विस्तार से बताऊंगा तो आप समझेंगे। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। कल्पना करें कि आप एक बड़े से समुदाय के सदस्य हैं। यह भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। आप कल्पना करें, आप सोचें, आप एज्यूम करें कि आप एक बहुत बड़ी सोसाइटी के मेंबर हैं और उस सोसाइटी में कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज है, और वो स्पेसिफिक क्वालिटीज क्या है, सुनना। मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं, किस प्रकार से अनेक तरह से भिन्न है। उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं, वो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। उनमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। वे और आधारों पर भी भिन्न हैं और भी तरीके से वो एक दूसरे से अलग अलग हैं, ठीक है। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, वो अलग अलग व्यवसाय भी करते हैं, उनके अपने अपने अलग अलग काम हैं, ठीक। उनकी भिन्न योग्यताएं, उनके अंदर अलग अलग कैपेबिलिटीज भी हैं, उनके अंदर
अलग अलग कैपेबिलिटीज है, अलग अलग शौक है, और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है। उनमें कुछ धनी तो कुछ गरीब है, कुछ लोग बूढ़े तो कुछ जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाजत होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, या यह फैसला माता पिता पर छोड़ देना चाहिए। इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए। क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। वो इतने अलग हैं, फिर भी रहना उनको सबको एक साथ। और जो भी मैंने अभी प्रश्न करे इनमें, और उन सब प्रश्नों पर उनके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। अब अलग अलग इतने विचार होंगे तो क्या वो आपस में रह पाएंगे? वो आपस में रह पाएंगे जब उनके लिए एक जैसे नियम कुछ बनाए जाएंगे। जब तक उनके सबके लिए एक जैसे नियम नहीं बनाए जाएंगे, तब तक वो कभी भी एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए नहीं रह सकते। वो एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। कब तक? जब तक उन सब के ऊपर एक जैसे कानून का पालन ना हो, एक जैसी सत्ता का शासन ना हो। जब तक एक जैसी सत्ता का शासन नहीं होगा, सबके लिए एक जैसा कानून नहीं होगा, तब तक वो डिसिप्लिन में रहने वाले नहीं है। वो डिसिप्लिन में रहने वाले नहीं है। समझ में आई बात? तो इस चीज को, इस डिसिप्लिन को बनाने में आपका संविधान सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। वो सबको एश्योरिटी देता है कि आप मेरी बात को मानेंगे तो आपके साथ भी गलत नहीं होने दूंगा, आप मेरी बात मानेंगी तो आपके साथ भी गलत नहीं होने दूंगा, और आप भी मेरी बात मानेंगे तो आपके साथ भी गलत नहीं होने दूंगा। आपकी भी इच्छा का पालन होगा, आपकी इच्छा का भी पालन होगा, आपकी इच्छा का भी पालन। आप जो करना चाहे वो कर सकती हैं, आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं, आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं। आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं, आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं, आप अपना शौक। तो ये तभी हो सकता है जब आप सबके ऊपर एक जैसे रूल का शासन हो, एक जैसी किसी चीज का शासन हो, आपके ऊपर किसी एक चीज का शासन हो जो आपको कंट्रोल करता हो, और आप भी उस पर उतना ही विश्वास करते हो, आप भी उस पर उतना ही विश्वास करते हो। तभी जाकर आप इतनी अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। स्कूल में भी तो ऐसा ही है ना, स्कूल में भी ऐसे ही है ना। सारे बच्चे अमीर तो नहीं है, सारे बच्चे गरीब भी नहीं है, कुछ बच्चे गरीब भी हैं, कुछ बच्चे बहुत अमीर भी हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, है ना। वो ऐसा कब कर पाते हैं? जब उनके ऊपर एक जैसे कानून का शासन होता है, एक जैसे नियमों का शासन होता है, सबके लिए एक जैसे नियम, सबकी यूनिफॉर्म एक ही जैसी होती है ना स्कूल में, जिससे कि वो अपने आप में किसी भी प्रकार का अंतर ना पा सके। इसीलिए तो यूनिफॉर्म लगाई गई है स्कूल। यूनिफॉर्म स्कूल में लगाने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि आप अपने बीच के किसी भी प्रकार के अंतर को ना देख सके, आप आर्थिक अंतर ना देख सकें, आप अपने आप को एक समान मान सकें, आप एक दूसरे को एक समान मान सके। इसीलिए स्कूल में यूनिफॉर्म लगाई गई है। समझ में आता है? इसीलिए। और देश में भी सबको अगर एक साथ लेकर चलना है तो सबके ऊपर एक जैसे शासन को स्थापित करना पड़ेगा, और अगर हम एक जैसा शासन स्थापित नहीं करेंगे तो देश कभी भी एक साथ चल नहीं पाएगा, देश कभी भी एक साथ नहीं चल पाएगा। अगर हम देश को एक साथ चलाना चाहते हैं तो हमें सबके ऊपर एक जैसा कानून स्थापित करना पड़ेगा, और यही काम आपका कौन करता है? यही काम आपका संविधान करता है। यही काम कौन करता है आपके देश में? यही काम आपका संविधान करता है। आपका संविधान आपको
ये गारंटी देता है कि आपके साथ कोई किसी भी प्रकार का गलत नहीं होगा, और अगर कुछ गलत होता भी है तो आप मेरे माध्यम से, मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर आप न्याय प्राप्त कर सकते हैं। और उस व्यक्ति को जो आपके साथ गलत करेगा उसे उसके कर्म के हिसाब से दंड दिया जाएगा। समझ में? तो इसीलिए तो संविधान क्या करता है? संविधान समाज में तालमेल बिठाने का काम करता है। सुनना है ध्यान से। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित है, उनकी एक दूसरे के सहयोग, उनको एक दूसरे की सहयोग की जरूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या करना चाहिए? अगर इनको एक दूसरे के साथ रहना है तो इन्हें क्या करना चाहिए? जो मैंने आपको बताया, इन्हें एक ऐसे कानून का निर्माण करना चाहिए जिस कानून की नजर में कोई भी किसी भी प्रकार का, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना होता। अगर आप किसी के साथ भेदभाव करेंगे तो क्या होगा? वो एक ना एक दिन उस कानून को मानना बंद कर देगा। वो एक ना एक दिन उस कानून को मानना बंद कर देगा, और वो एक ना एक दिन आपके समाज के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। समाज के खिलाफ, आपके समाज के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। समझ में आई बात? या आपके समाज में वो अपराध का प्रमुख कारण बन जाएगा। जैसे श्रीलंका में सियलियों के साथ किया गया, सियली और तमिलों के बीच, सियलियों ने तमिलों के साथ भेदभाव किया, और वही कारण बनता है श्रीलंका में घरेलू हिंसा का, घरेलू भेदभाव का। और उसी कारण से एक लंबे दशक तक श्रीलंका जलता रहा, सियलियों और तमिल की लड़ाई के बीच में। अगर सियलियों ने तमिलों को भी अपने बराबर अधिकार दिए होते, उनको भी उतना सम्मान दिया होता, तो कभी उनके बीच में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। कभी भी उनके बीच में कभी भी किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। जैसे पाकिस्तान और आपके बांग्लादेश में, पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा ही था। तो पर पाकिस्तान बांग्लादेश की जनता को अपने देश की जनता के समान अधिकार नहीं देती थी। इसी कारणवश बांग्लादेश की जनता ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विद्रोह किया और अपने आप को एक अलग राष्ट्र बना लिया, समझ में आई बात? तो ये है चीजें, ये समझने। और अगर आप भी भेदभाव करेंगे अपने समाज में तो आपके भी समाज में कुछ ऐसा ही आंदोलन होगा और आपका समाज भी बर्बाद हो जाएगा। आगे सुनो। इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाए। ये सब एक साथ रह सकते हैं। कब रह सकते हैं? जब ये कुछ बुनियादी नियमों को मान ले कि हाँ भाई, मैं भी इस नियम को मानूंगा, मैं भी इस नियम को मानूंगा, मैं भी इस नियम को मानूंगा, और तुम भी इस नियम को मानना, तुम भी इस नियम को मानना, तो हम सब एक साथ रह सकते हैं। हम सब एक साथ रह सकते हैं। हर सोसाइटी में अपने कुछ नियम होते हैं ना, हर सोसाइटी के अपने कुछ नियम होते हैं कि कोई भी भाई गली में कूड़ा नहीं फेंकेगा, और अगर किसी को फेंकते हुए पाया जाएगा तो उसे दंड दिया जाएगा। तभी तो सब एक साथ इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं ना। तो इसी प्रकार से देश में भी है, देश में भी सब लोगों ने कुछ नियमों को स्वीकार किया है कि हाँ, इस प्रकार के नियमों को सबको मानना चाहिए। ये नियम जो है, इन नियमों को सभी को मानना चाहिए और सबको इनका पालन करते हुए अपना अपना विकास करना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर आपको भी समझाई जा रही है कि इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? भाई, इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? इस समूह को ऐसे नियम इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें एक दूसरे
एक दूसरे के सहयोग के बिना ये आगे भी नहीं बढ़ सकते, और एक दूसरे का सहयोग तभी कर पाएंगे जब इनको एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर विश्वास होगा कि ये मेरे साथ गलत नहीं करेगा, ये मेरे साथ गलत नहीं करेगा, ये मेरे साथ गलत नहीं करेगा, और अगर ये मेरे साथ गलत करेगा तो मेरे पास न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। अगर मेरे पास अगर ये मुझे पता होगा कि अगर ये मेरे साथ गलत करती हैं तो मेरे पास एक माध्यम है जिसके माध्यम से मैं जाकर न्याय प्राप्त कर सकूंगा, तो हम सब किसी के साथ भी गलत नहीं करेंगे, हम सब किसी के साथ भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने किसी के साथ गलत किया तो हमें उस चीज का दंड मिलेगा, एक मतलब ये जो है ना, संविधान आपके ऊपर एक शक्ति की तरह बैठता है, और आपके मन में उठने वाले गलत क्रियाकलापों को संयम में लाने का काम करता है। आपको ये डर देता है कि अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो आपके साथ भी गलत होगा, आपको भी उस कर्म का दंड भुगतना पड़ेगा। आगे सुनिए, कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। अब कल्पना करो, आप सोचो, अज्यूम करो कि अगर ऐसे नियम ना हो तो क्या होगा, अगर ऐसे नियम ना हो तो क्या होगा। एक दूसरे का सर फाड़ोगे, और एक दूसरे के साथ रह नहीं पाओगे, एक दूसरे का सर फाड़ लोगे लेकिन एक दूसरे के साथ रह नहीं पाओगे। तो एक दूसरे के साथ अगर हमें रहना है तो हमें एक दूसरे पर विश्वास होने चाहिए। भाई बिना विश्वास के समाज चल ही नहीं सकता, विश्वास ही समाज के चलने का सबसे बड़ा आधार है। समाज के इतने आगे बढ़ने का, विकसित होने का अगर कोई सबसे बड़ा आधार है तो वो क्या है, विश्वास। और अगर हम अपने समाज के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएंगे तो हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ता, हमारा समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ता। समझ में आई बात मेरे भाई? आई पुष्कर बात समझ में? तो इसीलिए हमारा एक दूसरे पर विश्वास तभी हो पाएगा जब हमारे पास कोई ऐसा माध्यम हो जो हमें ये एश्योरिटी देता हो कि अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मुझे न्याय मिलेगा। और ये काम कौन करता है? ये काम आपका संविधान करता है। ये काम कौन करता है? आपका संविधान करता है। आपको वो एश्योरिटी, वो गारंटी देता है, जो गारंटी आप पाकर ये आप एश्योर हो जाते हो कि अगर आपके साथ कुछ गलत होगा तो आपको क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। समझ में आई बात? आगे सुनना। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा अगर ये चीजें नहीं होगी, अगर कुछ बेसिक नियम्स नहीं होंगे तो सारी जनता कैसा महसूस करेगी? असुरक्षित महसूस करेगी, अनसेफ महसूस करेगी। भाई कोई भी किसी के साथ कुछ भी गलत कर सकता है और आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप न्याय प्राप्त कर सकें, तो आप भी गलत रास्ता अपनाएंगे। गलत को से बचने के लिए आप भी कुछ गलत करेंगे तो समाज तो बर्बाद हो जाएगा, समाज तो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए समाज को सही रास्ते पर अगर हमें रखना है तो हमें कुछ बुनियादी नियम चाहिए ही चाहिए, हमें कुछ बुनियादी नियम चाहिए ही चाहिए। और वो बुनियादी नियम हमें कौन मुहैया कराता है? हमारा संविधान, हमारा संविधान। सुनिएगा ध्यान से। उसे यह महसूस नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किसका किस चीज पर अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जिससे समूह के सभी सदस्य जानते हों ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वह उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास ना हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे तो उनके पास भी उन नियमों का पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि इन नियमों को पालन कराने का कोई आधार, नियमों को न्यायपालिका में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि
हो जाता है कि और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा ना करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। समझ में आई बात? तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि किसी भी समाज को, किसी भी एक सभ्य समाज को अगर हमें बनाना है, तो अगर हम एक सभ्य समाज बनाना चाहते हैं तो हमें उनके लिए कुछ बेसिक नियम भी बनाने पड़ेंगे और उन नियमों के बारे में सबको बताना भी पड़ेगा और उनको ये विश्वास भी दिलाना पड़ेगा कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको दंड भी भुगतना पड़ सकता है। और वो ये भी बात बताएगा कि इन नियमों का सब पालन करेंगे और अगर नहीं पालन करते तो इनको न्यायपालिका के द्वारा दंड दिया जाएगा। तो सब एक सभ्य समाज को बनाने के लिए नियम बहुत जरूरी है, पुष्कर। बिना नियमों के एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं हो सकता। और वो नियम प्रदान करने का काम कौन करता है? वो नियम प्रदान करने का काम हमारा संविधान करता है। और इसीलिए संविधान का सबसे पहला काम क्या है? संविधान का सबसे पहला काम है समाज में तालमेल बिठाना। तो सुनना ध्यान से, ये लिखा हुआ है ना, संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान का पहला काम क्या है? संविधान का पहला काम है कि वो समाज को एक बुनियादी नियमों का ढांचा उपलब्ध कराए जिससे कि समाज उस पर विश्वास कर सके, समाज में एक संतुलन बन सके और उन्हें यह भी विश्वास दिलाए कि अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे दंड भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से संविधान अपना पहला काम करता है। संविधान का पहला काम समझ में आ गया? संविधान का पहला काम क्या है नम्रता? संविधान का पहला काम है कि वो आपको कुछ ऐसे बुनियादी नियम उपलब्ध कराए जिससे कि आपके अंदर ये विश्वास पैदा हो सके कि आपके समाज में अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की कुछ, आपके समाज में सभी के पास एक जैसे अधिकार हैं और अगर कोई भी आपके अधिकारों का उल्लंघन करने का प्रयास करेगा तो आपके अधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इन नियमों को लागू करने का काम आपकी न्यायपालिका करेगी। समझना की बात? अगर आपके इन अधिकारों को कोई छेड़छाड़ करता है तो आप न्यायपालिका के माध्यम से न्याय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है आपके संविधान का पहला काम, पहला फंक्शन। समझ में आई बात? अब आते हैं हम संविधान के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कार्य की तरफ। अब आते हैं हम संविधान के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण कार्य की तरफ। ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टताएं। भाई एक समाज बन गया भाई, एक समाज के लिए नियम भी बन गए, लेकिन उस समाज को लंबे समय तक चलाना है तो समाज को चलाने के लिए उस समाज के द्वारा ही निर्मित एक शक्ति चाहिए जो उस समाज को अपने आप ही चलाए। तो वो कैसे निर्मित होगी ये भी कौन बताता है? ये भी आपका संविधान बताता है। ये भी आपका संविधान बताता है कि आपके ऊपर शासन करने वाली सरकार का निर्माण किस प्रकार होगा, जो आपके लिए निर्णय लेने का काम करेगी, जो आपके लिए आपके भावी भविष्य को निर्मित करने के लिए जो निर्णय लिए जाएंगे वो सरकार कैसे चुनी जाएगी, इस चीज का काम भी आपका संविधान करता है। तो विस्तार से सुनिएगा बहुत ध्यान से। तो
तो आइए सुनिए, संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हो और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है? पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन, उन्हें बनाएगा कौन, ये भी तय करना पड़ेगा कि भाई मान लो आपने समाज बना लिया, पर समाज के लिए जो बुनियादी नियम है इसको बनाने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए ना, उसको भी तो बनाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। आप एक दिन में तो पूरे भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते ना, एक दिन में आप पूरा भविष्य तो नहीं देख सकते ना। तो अगर आपको लंबे समय तक अपने शासन को चलाना है तो आपको कोई ना कोई ऐसी पद्धति या कोई ना कोई ऐसी संस्था का निर्माण करना पड़ेगा जो समय के साथ नियमों को बनाती रहे और समय के साथ देश को चलाती रहे। तो वो भी काम आपके संविधान ने बखूबी किया है, वो भी काम आपके संविधान ने बखूबी किया है कि आपके लिए एक शासन पद्धति का निर्माण कर दिया है, जो शासन पद्धति आपके लिए समय के साथ नियम बनाती है और आपके देश को चलाती है। तो वो शासन पद्धति कैसे बनेगी, वो शासन पद्धति कैसे बनेगी, ये भी आपका संविधान बताता है। ये भी आपका संविधान बताता है कि वो शासन पद्धति कैसे बनेगी जिसके माध्यम से आपके लिए बुनियादी नियम बनाए जाएंगे, आपके लिए बुनियादी नियम बनाए जाएंगे। तो सुनिएगा, वो शासन पद्धति कैसे बनती है जो आपके लिए कानून बनाने का काम करती है। सुनिएगा ध्यान से। फिर यह कैसे, जिन नियमों के अंतर्गत आपको का नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे लोग को खा नियम बनाने की इच्छा, फिर यह कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन हो। मान लो नम्रता को का नियम पसंद है और पुष्कर को खा नियम पसंद है, तो अब ये कैसे तय हो कि का नियम ज्यादा सही है कि खा नियम ज्यादा सही है? भाई अगर कोई शासन पद्धति नहीं होगी तो जनता तो आपस में लड़ मरेगी, नहीं मेरी इच्छा सबसे पहले, मेरी इच्छा सबसे पहले, मेरी इच्छा, ये कहेंगे मैं नहीं, मेरी पहले सुनो, आप कहोगे मेरी सुनो, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। तो ये तय करना भी बहुत जरूरी है कि हमारे देश को चलाएंगे कैसे हम, तो इस चलाने की प्रक्रिया का निर्माण किस प्रकार होगा, वो कैसे होगा, ये भी हमारा संविधान बताता है। ये भी हमारा संविधान बताता है कि हमारे देश में नियमों का निर्माण कैसे होगा, नियमों का निर्माण कैसे होगा और इसे करेगा कौन, ये भी हमारा संविधान आपको बखूबी बताता है। ये भी हमारा संविधान आपको बखूबी बताता है। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, क्यों पुष्कर, सुनोगे कि नहीं सुनोगे? फिर ये कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन हो। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं। भाई आपके नियम आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, आपके नियम आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, इनके नियम इनको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन सबकी इच्छा का तो पालन नहीं हो सकता ना एक समय पर, सबकी इच्छा का तो पालन एक समय पर नहीं हो सकता। और देश में 3 लोग ही तो नहीं होते ना, देश में तो करोड़ों लोग हैं, देश में तो करोड़ों लोग हैं, और करोड़ों लोग अगर अपनी अपनी इच्छा प्रकट करने लगे तो देश चल पाएगा? देश चल पाएगा? बताओ, नहीं चल पाएगा ना। इसीलिए आपके संविधान ने एक प्रक्रिया तय करी है जिसके माध्यम से आप सब लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और आपके प्रतिनिधि आपके लिए फिर उन कानूनों का निर्माण करते हैं जिनके माध्यम से आपका देश चलता है, जिनके माध्यम से आपका देश चलता है। सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए, भारत का संविधान लोकतांत्रिक पद्धति पर चलता है।
पर प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक पद्धति पे नहीं, अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक पद्धति। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक पद्धति में जनता खुद ब खुद शामिल होती है, लेकिन 10, 20, 30 लोग तो है नहीं ना देश में। देश में तो करोड़ों लोग हैं, तो करोड़ों लोगों के साथ एक जगह बैठकर बातचीत तो हो नहीं सकती, संभव ही नहीं है। तो इसीलिए हमने अपने देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली अपनाई है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली अपनाई है। हमने अपने देश को बहुत सारे चुनाव क्षेत्रों में बांट रखा। आपको पता है आज के टाइम पे भारत में कितने चुनाव, लोकसभा में आपको मैं बता देता हूं, आपके देश में 2 प्रकार की शासन प्रणालियां हैं। एक तीसरी भी है, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार की हैं। पहली है केंद्रीय स्तर, दूसरी है राज्य स्तर की। एक है केंद्र स्तर की, केंद्र स्तर की शासन प्रणाली वो शासन प्रणाली होती है जो देश के शासन को चलाती है, जो देश के शासन को चलाती है। उसे कौन सी गवर्नमेंट कहते हैं? उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, उसे नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं। समझ में आ गई बात? सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसी को कहते हैं और नेशनल गवर्नमेंट भी उसी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मोदी जी जो हैं वो हमारे क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। क्या है? प्राइम मिनिस्टर। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटर है, अध्यक्ष कह सकते हो आप। वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे बड़े अधिकारी हैं, सबसे बड़े लोकतांत्रिक अधिकारी हैं। क्या है? लोकतांत्रिक अधिकारी। समझ में? और आपको स्टेट गवर्नमेंट का उदाहरण देता हूं। योगी आदित्यनाथ का नाम सुना है? योगी आदित्यनाथ का नाम सुना है सबने? वो कहां के चीफ मिनिस्टर है? उत्तर प्रदेश। उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उम्मीदों के प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्याधीश कौन है? लोकतांत्रिक योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। तो हमारे देश में 2 प्रकार की शासन प्रणालियां हैं जिनके माध्यम से देश में नियम कानून बनाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पढ़ते हैं, और जिस प्रकार से आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार का निर्माण होता है, सेम उसी प्रोसेस से आपके स्टेट गवर्नमेंट्स की भी सरकार का निर्माण होता है। सेम डिट्टो, कुछ अलग नहीं है। तो आपके देश में आज के समय में आपके देश में जो रिप्रेजेंटेटर्स हैं वो कितने हैं? 543। कितने हैं? 543। 543। कितने हैं? 543। ये 543 लोग आपके देश के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। आपके देश के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। और इनको ये अधिकार कैसे मिला है? ये सारी की सारी बात कौन बताता है? ये सारी की सारी बात हमारा संविधान बताता है कि इनको ये शक्तियां कैसे मिली हुई है। ये शक्तियां इनको कैसे मिली हुई है, तो सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए? अंततः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना चाहिए, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। सबसे पहले तो हमें यही तय करना पड़ेगा कि नियम तो बाद में, आपके नियम तो बाद में छोड़ो, पहले तो ये तय करना पड़ेगा ना नियम कौन बनाएगा। और ये नियम कौन बनाएगा, इस प्रक्रिया का पूरा वर्णन हमारे संविधान में दिया गया है कि वो नियम बनाने वाला कौन होगा, जो हमारे लिए नियम बनाएगा और जिनके नियमों के माध्यम से हमारा देश चलाया जाएगा। मैंने बता दिया आपको। वैसे भी आपके देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और उस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आप ही लोग जिनको चुनते हैं, आप अपने वोट के माध्यम से जिनको चुनते हैं, वही लोग जब उनमें से जो जीतते हैं वो लोग जाते हैं आपके देश की संसद में और आपके लिए नियम और कानून बनाते हैं। सुनना अभी तो नई संसद भी बनी है। कौन देख के आया नई संसद? चलो कोई नहीं, देख आना। संविधान इस प्रश्न का भी उत्तर देता है, वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा,
संविधान ये भी तय करता है कि आपके देश के लिए कानून कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा। इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है। जहां राजतंत्र है, जहां राजा का शासन है, वहां कानून बनाने का काम कौन करता है? राजा करता है। समझ में आई बात? जहां राजतंत्र है वहां कानून बनाने का काम कौन करता है? राजा करता है। ठीक है। जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था, लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए? लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हों? समझ में आई बात? तो अगर आपके देश में, मैंने आपको पहले सब कुछ बता दिया, ठीक है, आपके देश में, भाई आपके देश में राजतंत्र तो है नहीं, आपके देश में कोई राजा तो है नहीं, मोनार्की तो है नहीं, आपके देश में क्या है? डेमोक्रेसी। आपके देश में क्या है? डेमोक्रेसी। हम चीन तो है नहीं, चीन में क्या है? एक पार्टी का रूल है, और उस पार्टी का जो सुप्रीम होता है, वो जो डिसाइड करता है, वही पूरे देश में होता है, वही पूरे देश में होता है। समझ में आ गई? पर हम तो क्या है? हम तो एक डेमोक्रेटिक है। पर डेमोक्रेसी का मतलब ये तो नहीं है भाई, मैंने बताया ना भाई, हर चीज पर, हर कानून को बनाने के लिए वोटिंग भी नहीं कराई जा सकती, क्योंकि जनसंख्या कोई छोटी मोटी तो है नहीं, कोई छोटी मोटी जनसंख्या तो है नहीं, और वोटिंग कराने का काम बहुत खर्चीला है और बहुत मेहनत भरा है। भाई रोज ही कुछ ना कुछ नया आ रहा है, रोज तो वोटिंग कराई नहीं जा सकती ना, रोज तो वोटिंग कराई नहीं जा सकती। तो हमने क्या चुना है? हमने चुना है कि हम अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, और वो प्रतिनिधि हमारे बिहाफ पर निर्णय लेंगे। और ये प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, ये भी हमारा संविधान बताता है। ये प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे? ये प्रतिनिधि चुनाव के द्वारा चुने जाएंगे। हमारे देश में हर 5 साल पे चुनाव होता है, और उस चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत जो व्यक्ति जीतते हैं, और वो हमारे लिए निर्णय लेने का काम करते हैं। हमने पूरे देश को कई सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा हुआ है। हमारे देश में कई सारे निर्वाचन क्षेत्र हैं। लोकसभा के अलग हैं, और राज्य सरकारों के, विधानसभा के अलग हैं। लोकसभा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और विधानसभा मतलब स्टेट गवर्नमेंट। समझ में बात? जब मैं विधानसभा बोलूं तो उसका मतलब क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। समझ में बात? अभी आप लोगों ने अभी चुनाव हुए, आपने देखे चुनाव? नहीं देखे? फिर क्या पढ़ रहे हो? पॉलिटिकल साइंस मत पढ़ो, फिर रील ही देख रहे हो क्या? ये जान लो, रील देखने से कुछ नहीं मिलने वाला, रील देखने से नॉलेज नहीं बढ़ने वाली, किताब पढ़ने से नॉलेज बढ़ने वाली है। किताब पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करोगे अपने। अगर रील देखोगे, ये आपका भविष्य है, आप ही जानो। आज का कलयुग का ऐसा समय है कि जो व्यक्ति आपको सही रास्ता दिखाता है ना, वो आपको अपना सबसे बड़ा शत्रु जान पड़ता है। वो आपको अपना सबसे बड़ा शत्रु जान पड़ता है। और जो आपको गलत रास्ते पर ले जाता है, वो आपको आपका सबसे प्यारा मित्र लगता है, सबसे प्यारा मित्र। समझ में बात? अब आप देखो,
कि आपको सत्य सुनना पसंद है कि असत्य के साथ जीवन जीना पसंद है। देखो, असत्य एक दिन आपको फंसाएगा जरूर, लेकिन सत्य आपको कभी फंसने नहीं देगा। ये बात जान लो। तो आपको सच्चा मित्र चाहिए या आपको मलाई लगाने वाला, आपका प्रयोग करने वाला मित्र चाहिए, ये आप निर्धारित करें। और कभी भी कोई शिक्षक ना आपके ऊपर मलाई लगाने वाला मित्र नहीं होता। शिक्षक वो मित्र है आपका जो आपको कड़वी दवाई जरूर देगा, लेकिन आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। लेकिन आपको कड़वी दवाई कहाँ पसंद है? मैं प्रतिदिन तो बोल रहा हूँ आपको कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए, लेकिन कहाँ पढ़ाई होती है? समझ नहीं बात, कहाँ पढ़ाई हो पाती है? पढ़ाई से तो दूर दूर का नाता नहीं है। पढ़ाई कर लेंगे तो हमारा भविष्य नहीं सुधर जाएगा। अभी मैं आपको केंद्र सरकार के बारे में बता रहा हूँ। तो हमारे देश में लोकतंत्र, कैसा लोकतंत्र है पुष्कर? कैसा लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। हाँ, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो प्रतिनिधि हमारे बिहाफ पर जाकर निर्णय लेते हैं। समझ नहीं बात? हमारे बिहाफ पर जाकर निर्णय लेते हैं। दस देना मुझे। हमारे बिहाफ पर निर्णय लेते हैं, ठीक है। पहले तो जान लो, हमारे देश में दो प्रकार की सरकार है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक है केंद्र, एक है केंद्र और एक है राज्य। हमारे देश में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं? कितने राज्य? हाँ, राज्य जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। ये कितने पुष्कर? 28 हैं। कितने हैं? 28। कितने? 28। और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 हैं। कितने हैं? 8। 7 थे ना पहले। एक जम्मू कश्मीर भी तो ऐड हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ऐड हुई है ना। समझ रहा है ये बात? और देखो, मैं एक चीज में कंफ्यूज हूँ कि 28 विधानसभाएं हैं या 30 विधानसभाएं। देखो, दिल्ली में तो है, तो इसलिए दिल्ली का पता है भाई, दिल्ली के में विधानसभा है। दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें अपनी विधानसभा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके देश में, मेरे जितना मुझे पता है उसमें 29 विधानसभाएं। कितनी विधानसभाएं? 29 राज्य सरकारें हैं। कितनी राज्य सरकारें हैं? 29। हमारे देश में कितनी राज्य सरकारें हैं? राज्य सरकार कितनी है? 29। और केंद्र सरकार कितनी है? 1 है। केंद्र सरकार कितनी है? 1। ऑब्वियस है यार, पूरे देश को चलाने वाली एक ही सरकार है ना, ठीक है। एक केंद्र सरकार, और ये केंद्र सरकार कहां से चलती है? संसद से चलती है। कहां से चलती है? कहां चलती है? संसद। और इस संसद में 2 सदन है। इस संसद में कितने सदन है? 2 सदन है। एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम है राज्यसभा। क्या नाम है? ठीक है। ये जो लोकसभा के सदस्य है ना, ये जो लोकसभा के सदस्य है ना, यही आपके वो प्रतिनिधि हैं जिनका आप चयन करके केंद्र की सरकार का निर्माण करते हैं। केंद्र की सरकार का निर्माण करते हैं। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। कितनी है? 543। कितनी है? 543। तो पूरे भारत से कितने सदस्य आते हैं? 543। और ये आकर आपके देश की संसद में बैठकर
आपके लिए कानून बनाते हैं। आपकी देश की संसद में बैठकर आपके लिए कानून बनाते हैं। समझ में आई बात? और ये सब कुछ, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ किसने बता रखा है? ये सब कुछ आपके संविधान ने बता रखा है कि ये सब कुछ कैसे होगा। समझ में आई? ये सारी की सारी चीजें किसने बता रखी है? आपके संविधान ने बता रखी है। आपके संविधान ने बता रखी है कि कैसे आपके देश में सरकार का निर्माण होगा और वो सरकार कैसे आपके लिए निर्णय लेगी। ये सब कुछ बता रखा है आपके संविधान में। समझ में आ गई बात? संविधान का दूसरा काम समझ में आया कि अभी ये नहीं आया? आया? संविधान का दूसरा काम यह है कि वो बताता है कि आपके ऊपर जो शासन प्रणाली होगी वो शासन प्रणाली कैसे बनेगी और उसके पास शक्ति कैसे आएगी। समझ में? अभी सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, फिर से सुन लेना इस वीडियो को जाके, ठीक है? ध्यान से, इसीलिए बन रहा है। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी को वोट देना चाहिए या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए? लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि? बता दो चुका मैं। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी। अधिकतर कानून कौन बनाएगी? संसद। कौन बनाएगी? संसद। ये संसद बनाएगी। और इस संसद में बैठने वाले सदस्यों का चयन कैसे होगा ये भी बताती है। सुनना ध्यान से, ये आपके देश का शासन है, ये आपके देश का शासन है, तो सुनना बहुत ध्यान से। तो संविधान बताता है आपके देश के अधिकतर कानूनों का निर्माण कौन करेगा? आपके देश की संसद करेगी, ठीक है, बनाएगी। और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। अंडरलाइन करना, इस संसद का भी गठन एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे हैं इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। समझ में आ गई बात? संविधान ने ही आपकी संसद को यह अधिकार दिया हुआ है, संविधान ने ही आपकी संसद को यह अधिकार दिया हुआ है कि वो आपके देश के ऊपर शासन करेगा। वो आपके देश के ऊपर शासन करेगा। तो सबसे पहली सरकार किसकी बनी है आपके देश पर? आपके संविधान की बनी। संविधान वो सर्वप्रथम शक्ति है जो आपके देश पर शासन करती है। उसके बाद आपके देश पर शासन करने का काम आपका संसद करता है। और इस संसद के सदस्यों का चयन कैसे होता है ये भी मैं आपको पूरी तरीके से बता चुका हूं। आपको पता है आपको वोटिंग राइट्स है? कितने साल बाद आपके पास वोटिंग राइट्स आ जाएंगे? 18 ईयर बाद आप देश की सरकार को चुनने का अधिकार अपने पास ले लेंगे। आप तय करेंगे कि आपके देश की सरकार कैसे बनेगी, कौन बनेगा आपका प्रतिनिधि। अभी 2024 में इलेक्शन है, 2024 में इलेक्शन है। कौन सी सरकार का? केंद्र सरकार। अभी कर्नाटक में इलेक्शन हुआ, कर्नाटक में कौन सी सरकार का हुआ? राज्य सरकार, विधानसभा की। समझ में आई बात? तो हमारे देश में दो प्रकार की सरकार है। समझ में आई बात? पता चल गई इतनी बात? क्लियर? अब सुन लेना दूसरा काम संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। संविधान का दूसरा काम क्या है? संविधान का दूसरा काम है यह तय करना कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। और ये निर्णय लेने की शक्ति जिसके पास होगी वो कैसे उस निर्णय लेने की निर्णय लेने की शक्ति को लेने लायक बनेगा।
ये चीज भी कौन बताता है? ये चीज भी आपका संविधान बताता है। समझ में आई बात? आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं आपके साथ यहीं पर विराम लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।